तो बच्चों हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे, जिसमें स्ट्रैटिफाइड पढ़ लिया था, वेयर इट वाज सेड कि हम स्टेटस के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं और उसमें से सैंपल निकालते हैं। और तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, प्रपोर्शनेट, डिस्प्रपोर्शनेट एंड ऑप्टिमम नंबर। नेक्स्ट वी वर टू स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो एवरीबडी इज इंस्ट्रक्टेड टू पुट दिस हेडिंग इन देयर क्लासवर्क कॉपी चिल्ड्रन। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बहुत सिंपल होता है। द एग्जाम्पल विल गिव द क्लियर कट मीनिंग। मान लीजिए 20,000 टोटल पॉपुलेशन है और आपको 40 टोटल आइटम्स या एलिमेंट्स चाहिए, और आपने कहा कि हम हर 50th आइटम को कंसिडर करेंगे। आई रिपीट, 50th आइटम को। तो बच्चों 50th आइटम को कंसिडर करने का मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 100। एम आई करेक्ट टू दिस चिल्ड्रन? एम आई करेक्ट टू दिस? 50th आइटम का मतलब क्या हुआ? 2 आउट ऑफ 100। हर 100 में 2 लेंगे, बट कौन से 2 लेंगे? 50th, फिर 100th, फिर 150th, फिर 200th, फिर 250th, फिर 300th, फिर 350th, देन 400th। गॉट इट? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, पहले 400 में हमने 8 लिए, तो टोटल 40 कैसे लेंगे आप? हर 50-50वें को लेते जाएंगे। 400 के बाद आप लेंगे 450th एंड 500th, फिर 550th एंड 600, लाइक दिस। एक और एग्जांपल हो सकता है, सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ 10th, और टीचर को 100 में से 20 स्टूडेंट्स लेने हैं किसी पर्टिकुलर स्टडी को कैरी आउट करने के लिए। तो टीचर ने डिसाइड किया कि भाई 20 स्टूडेंट्स कैसे लिए जाएंगे, कहां से आएंगे 20 बच्चे? हर 5th कैंडिडेट को हम पिक कर लेंगे। मतलब रोल नंबर 5 को लेंगे, रोल नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 35th रोल नंबर, 40th, 45th, 50th एंड सो ऑन। हर 5वें बच्चे को हम उठा लेंगे क्लास से। तो टोटल 100 में से 20 बच्चे इस तरह से लिए जाएंगे। तो हर 4 के बाद एक बच्चे को चांस मिलेगा। तो ये भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन हो गया कि अगर हर 5th बच्चे को उठाना है, आई रिपीट बच्चों, हर 5th बच्चे को अगर उठाना है तो पहले 4 को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 5वें को उठाया, फिर 6ठे 7वें 8वें 9वें को रेस्ट्रिक्ट किया, फिर 10वें को उठा लिया, फिर 11th 12th 13th 14th को रेस्ट्रिक्ट किया, 15th को उठा लिया, 16th 17th 18th 19th को रेस्ट्रिक्ट किया, 20th को उठा लिया। तो ये मतलब होता है। समझ में आ गया सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अपडेट कर लीजिए फास्ट। यस। तो यहाँ पे बच्चों लास्ट एक पॉइंट लिखा है, द मेथड इज आल्सो नोन एज क्वासी रैंडम। अब क्वासी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वासी वर्ड का मतलब होता है एज सेम एज, या आप बोल सकते हैं अलाइक। ये भी एक तरह का रैंडम सैम्पलिंग है। हर 5वें को लेना है, तो भाई हर 5वें को लेना है, 20 लोगों को 100 में लेना है, तो भैया रैंडमली जो 5th होगा उसका नंबर अपने आप आ जाएगा। तो ये भी एज गुड एज रैंडम सैम्पलिंग ही चलता है। Quasi means as good as, same as, alike children. So let's get down with the merits. First, simple and convenient. हमको पता है हर 5th, हर 6th, हर 7th पर्सन को हम लेंगे। It is less time consuming because पहले से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस पर्टिकुलर पर्सन को सैंपल के लिए सेलेक्ट करना है। एंड द रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी बिकॉज जो आपका इंटरवल है वो फिक्स्ड है कि आप हर 5th को, हर 10th को, हर 20th कैंडिडेट को पिक करेंगे। बट अगेन ये इसका डीमेरिट भी है, बायस्ड भी है। हर 5th को ही क्यों ले रहे हैं? हो सकता है 4th वाला बेटर रिजल्ट दे दे, हो सकता है 6th वाला बेटर रिजल्ट दे दे आपको। पॉसिबल सिर्फ वहीं पे है जहां पे आपको कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। वी कैन ऑल्सो से, मान लीजिए कि अगर बच्चों देर आर 84 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और मैं आपसे बोलूं कि हर 5वें बच्चे को ले लीजिए, तो ठीक है, 1 से लेकर 4 तक छोड़ दिया और 5वें को ले लिया, फिर 6 से 9 तक छोड़ दिया, 10th को ले लिया, 11 से 14 तक छोड़ दिया, 15th को ले लिया। तो ये मान लेते हैं कि 1 to 4 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 5th से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, 6 to 9 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 10th कैंडिडेट से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, 11 to 14 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 15 से रिप्रेजेंट हो जाएंगी,
76 से 79 तक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 80th रिप्रेजेंट कर देगा, बट उसके बाद वाले 4 में से तो किसी को मौका ही नहीं मिला, तो दिस इज द डीमेरिट। तो अगर आप कह रहे हैं कि हर 5th बच्चे को लेना है तो आपका डेटा 5 के मल्टीपल्स में कंप्लीट होना चाहिए। हर 8th एलिमेंट को उठाएंगे तो 8 के नंबर में ये डेटा लिस्ट आपकी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है ये कंप्लीट होनी चाहिए, तब तो ये मेथड ठीक है, एल्स ये गड़बड़ रिजल्ट दे देगा, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा आपको। सो प्लीज कॉपी दीज 3 demerits, merits and 2 demerits. The next and the last demerit is unsuitable in case of large population. Population अगर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 20 lakh people are there, अब आप कहें कि हम हर 100th पर्सन को भी अगर ले लें बच्चों, तो आपको कम से कम 1000 में 10 लेने पड़ेंगे, और सो कॉल्ड 10,000 में आपको लेने पड़ेंगे 100, 1 लाख में आपको लेने पड़ेंगे 1000, 10 लाख में लेने पड़ेंगे आपको 10,000, और सो कॉल्ड 20 लाख में लेने पड़ेंगे आपको 20,000 लोग। क्या बच्चों 20,000 लोगों पे स्टडी कैरी आउट करना इज वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट? चिल्ड्रन आंसर, क्या 20,000 लोगों पे भी स्टडी कैरी करना क्या बहुत आसान है? नो सर। नॉट एट ऑल। तो सर यहाँ पे कौन सा मेथड चले? यहाँ पे आप सिंपल रैंडम ले लीजिए और किन्हीं 2,000 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो मान लेंगे कि जो 2,000 का आउटपुट आ रहा है वही बाकी का भी रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हर 50th हर 100 को लेंगे तो सैंपल ही समझ लीजिए कोई बहुत छोटा नहीं होगा, वो भी एक अपने में यूनिवर्सिटी बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड डीमेरिट। ओके, प्लीज पुट दिस पॉइंट। एंड उसके बाद हम चौथा और इस सेगमेंट का अप्रोक्सीमेटली आखिरी, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग लेंगे। ये एकदम अलग होता है और ये हमारे कोविड में बहुत यूज किया गया था बच्चों। कैसे? आई लेट यू नो, पहले आप थर्ड पॉइंट लिख लें। द नेक्स्ट चिल्ड्रन, व्हाट इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? मान लीजिए बच्चों एक बहुत बड़ा सा स्टेट है, इस स्टेट में डेफिनेटली मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में यू कैन से मल्टीपल विलेजेस भी आ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कुड बी कॉल्ड एज D1, D2, D3, D4 एंड D5। और हर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए बच्चों 4-4 विलेजेस हैं, VD1, VD2, VD3, VD4। इसमें भी लेटेस्ट से 4 हो गए, DV1, DV2, DV3 एंड DV4। मान लीजिए यहाँ पे भी 4 हो गए, तो लेटेस्ट से V1, V2, V3 एंड V4। और यहाँ पे भी 4 विलेजेस हो गए, लेटेस्ट से P1, P2, P3 एंड P4। अब डेटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमने इसके डिविजन्स बना लिए, हमने रैंडमली देख लिया हमको किन किन डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करना है, फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया हमने विलेजेस में, और फिर विलेजेस के अंदर जाके छोटे छोटे सेगमेंट्स और बना लेंगे। सो दीज स्मॉल ग्रुप्स दैट वी हैव क्रिएटेड इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर। आई रिपीट चिल्ड्रन, दीज स्मॉल ग्रुप्स दैट वी हैव क्रिएटेड आर कॉल्ड एज क्लस्टर। समझ में आई बात? क्लस्टर शब्द का मतलब क्या होता है? So under this method, total population is divided under some recognizable subdivisions which are known as cluster. कभी आपने सुना होगा कि भाई किसी के भैया SBI में क्लस्टर हेड है। अब ये क्लस्टर हेड क्या होता है सर? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ना जाने कितनी ब्रांचेस आपके शहर में होंगी, शहर के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी ब्रांचेस होंगी, स्टेट में कितनी ब्रांचेस होंगी। तो मान लीजिए SBI की टोटल 248 ब्रांचेस हैं, एक पर्सन तो मैनेज कर नहीं सकता। हमने इन ब्रांचेस को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। सर 4 क्लस्टर्स में कैसे डिवाइड करेंगे? 248 डिवाइडेड बाय 4, हर क्लस्टर में 62 ब्रांचेस हैं और हर 62 ब्रांचेस का एक हेड अपॉइंट कर दिया।
दिस हेड इज कॉल्ड एज द क्लस्टर हेड बेसिकली। समझ में आ गई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? इज कॉल्ड एज द क्लस्टर हेड। तो क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब ये होता है, जैसे शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है तो भाई लड़की वाले कहाँ बैठेंगे, लड़के वाले कहाँ बैठेंगे, ठीक। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या व्यवस्था है, जो यंगस्टर्स होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो आपने सबकी एज ग्रुप के हिसाब से खाना मेन्यू डिसाइड किया था, उनकी सीटिंग डिसाइड की थी, दैट इज क्लस्टर बेसिकली। या अगर हम बात करें कि स्कूल में लेटर से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है तो सारे बच्चों को 4 हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया। तो हो सकता है आप और आपका जिगरी दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही बेंच में बैठते हैं, एक दूसरे का टिफिन भी शेयर करते हैं, बट हाउस दोनों के अलग अलग हैं। सम बिलोंग्स टू ब्लू आउट एंड समबडी बिलोंग्स टू लेट अस से ग्रीन हाउस। बट स्पोर्ट्स डे में सब लोग अपने अपने कैंप में या अपने एरिया में बैठेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर बेसिकली। तो समझ में आ गई बात? क्लस्टर शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? Children, the meaning of the word cluster is understood? Yes, sir. और इसी क्लस्टर में से अब हम गिनती करके काउंटिंग कर लेंगे, भाई 5 यहां से ले लो, 6 वहां से ले लो, 10 यहां से ले लो। तो सिंपली स्पीकिंग क्लस्टर इज जस्ट अ ग्रुप, नथिंग एल्स चिल्ड्रन। तो जैसे आपने मान लिया व्हाट्सएप पे 4-5 ग्रुप बना लिए, एक फैमिली ग्रुप हो गया, एक फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, व्हाट इट क्लियर, एक कॉलोनी के लोगों का ग्रुप हो गया, एक लेटर्स से भाई बहनों का ग्रुप हो गया। तो दीज आर क्लस्टर्स बेसिकली। अब कहीं पे शादी है और सबको इनविटेशन जाना है, तो उनके अंदर इनविटेशन ग्रुप्स में डाल देंगे तो सबको मिल जाएगा। या पहले उस ग्रुप के हर एडमिन से पूछ लिया जाए, भाई बच्चों वाला ग्रुप है उसमें पूछने, भाई एग्जाम कब है बता दो, ताकि शादी उस समय ना रखी जाए। जो बूढ़े लोग हैं उस ग्रुप में पूछ लो कि भाई सर्दी में शादी रखें, क्योंकि सर्दी में बूढ़ों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सीजन की वजह से। तो क्लस्टर इज बेसिकली अ ग्रुप बट नथिंग एल्स। तो डेफिनेशन कॉपी करेंगे आप, फॉलोड बाय एग्जांपल। It says if we are interested in obtaining the income status of the rural area of UP और 100 villages यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे इन सब घरों की लिस्ट ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल है। एक एक गांव में मान लीजिए 500-500 घर हैं, तो 100 गांव में टोटल कितने घर हो गए चिल्ड्रन? 50,000। तो 50,000 का डेटा तो नहीं हो पाएगा। 100 विलेजेस को हमने 4 क्लस्टर्स में बांटा, जो नॉर्थ में लोकेटेड है यूपी के, जो साउथ में लोकेटेड है, जो ईस्ट में लोकेटेड है और जो वेस्ट में। मान लीजिए नॉर्थ में देयर आर लेट अस से 20 विलेजेस, साउथ में देयर आर 40 विलेजेस, ईस्ट यूपी में मान लेते हैं कि 30 विलेजेस हैं और वेस्ट यूपी में 10 विलेजेस हैं। तो ये हमने क्लस्टर बना लिया 20, 10, 40 और 30 का। अब सब से 20%, 20%, 20% लोग ले लेंगे हम सर्वे करने के लिए इनकम स्टेटस का। तो नॉर्थ से 4 लोग आएंगे, साउथ से 8 लोग, वेस्ट से बच्चों 2 लोग और ईस्ट से 6 लोग। तो 6, 7, 8 और 8, 16, 4, 20 लोगों को टोटल ले लिया जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। 100 विलेजेस अलग अलग क्लस्टर्स में बांटे गए और ये होमोजीनियस होने चाहिए। अगेन सैंपल तो बेसिकली अच्छा काम ही तब करेगा जो होमोजीनियस हो। तो मान लीजिए कि 15 क्लस्टर्स आपने फॉर्म किए चिल्ड्रन, मतलब 15 ग्रुप्स फॉर्म किए। अब इन ग्रुप्स में से आप लोगों को टेकअप कर लेंगे और किसी से 2, किसी से 4, डिपेंडिंग कितना बड़ा आपका ग्रुप है। गॉट इट? तो सबको समझ में आगे बच्चों व्हाट इज क्लस्टर सैंपलिंग? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? सो गए क्या भाई लोग? Yes, sir. Yes, चलो, sir. थोड़ा Yes, sir. थोड़ा बहुत मिलता जुलता है मल्टी स्टेज, दैट्स वाई इसलिए मैंने आपको बोला था क्लस्टर ही बेसिकली आखिरी है। मल्टी स्टेज एकदम फिल्टर की तरह काम करता है। आपके घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर होगा चिल्ड्रन, तो पानी सीधे वाटर टैंक से जाता है पहले प्री फिल्टर में। प्री फिल्टर क्या होता है? आरओ के बगल में अलग से लगा होता है। तो प्री फिल्टर मैक्सिमम गंदगी अपने अंदर रख लेता है, उसके बाद वो एक दूसरे फिल्टर पे जाता है, वहां थोड़ा और साफ होता है। फिर उसमें कुछ मिनरल्स ऐड किए जाते हैं तीसरे कंटेनर में। चौथे कंटेनर में देखा जाता है मिनरल्स का कोई पाउडर फॉर्म तो नहीं चला गया। फिर 5वां कंटेनर इज अल्टीमेटली द टैंक, जहां पे आपको पानी मिलता है। तो देखिए मैंने बोला था ना बच्चों क्लस्टर से मिलता जुलता, तो यहाँ पे भी क्लस्टर शब्द आ गया। सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैंपल, दैट्स व्हाई आई सेड कि वही आखिरी मेथड था बेसिकली, which is carried out in multiple stages, say 2, 3, 4 stages। तो पहली स्टेज में आप अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, दैट इज सारे एलिमेंट्स को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे।
और यहाँ पे आप इनका सिलेक्शन रैंडमली करेंगे। इसके बाद इन क्लस्टर्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्लस्टर्स वुड बी फर्दर सब डिवाइडेड। फिर जितने ये सेकेंड स्टेज के सब डिवाइडेड क्लस्टर्स हैं, इनको फिर से सब डिवाइड किया जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, को फिर से सब डिवाइड करेंगे और फाइनली एक बेस्ट सैंपल आपको मिलेगा जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग एटलीस्ट आपको नजर आए। तो जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, एग्जैक्टली ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से काम करता है। आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, जो मेरा सबसे पहला एग्जांपल था बच्चों, स्टेट वाला। अगर मैंने स्टेट को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता, ये भी क्लस्टर होता, बट मैंने पहले स्टेट को डिवाइड किया चिल्ड्रन अंडर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया अंडर विलेजेस, और फिर डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये जो स्टेज वाला एग्जांपल है, ये क्लस्टर भी है क्योंकि ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बट क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, पहले स्टेज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू विलेजेस, तो ये बन गया हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग बेसिकली। तो ये क्लस्टर के बाद ही हो सकता है। व्हाट इट? तो इसको लिख लें बच्चों आप लोग, प्लीज अपडेट दिस, इसको अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 3 स्टेजेस लिए हैं, हो सकता है आप 4 ले, हो सकता है आप 2 पे ही खत्म कर दें। अब क्वेश्चन उठता है, सर मल्टी स्टेज एक्चुअली कितने स्टेज तक का होता है? मिनिमम 2 मल्टी स्टेज है तो। व्हाट क्लियर? ये नहीं कि मल्टी है तो 3 हो जाएगा। मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी स्टेजेस उतने ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 टीम्स खेल रही है मैच, लेट अस से इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भाई नॉकआउट सीरीज है, 5 मैच खेले जाएंगे, जो इसमें से 3 जीत गया वो विनर होगा। बट जब हम वर्ल्ड कप करा रहे हैं बच्चों, तो वहां नॉकआउट नहीं चलता, पहले वहां पे लीग मैचेस होते हैं, उसको जो टीम जीतती है वो क्वार्टर फाइनल तक जाती हैं, फिर उसको जो जीतती है वो सेमीफाइनल तक जाती हैं, जो 2 टीमें सेमीफाइनल जीतेंगी 4 में से, वो दोनों फाइनल में मैच खेलेंगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टेज चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? मल्टी स्टेज का मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन एक लाइन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गए बच्चों सारे सैम्पलिंग मेथड्स। अब सर ये क्या होता है नॉन रैंडम? नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहां पे हम सैम्पलिंग तो करते हैं, बट इस सैम्पलिंग को अपने हिसाब से जज कर लिया जाता है, मैनिपुलेट कर लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सिलेक्शन सैंपल सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने बोला, अपने हिसाब से किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। इन्वेस्टिगेटर सो कॉल्ड हर आइटम को तो पहले पार्ट ऑफ द टोटल कंसिडर ही नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेटर सो कॉल्ड अगर अनबायस्ड और इंटेलिजेंट है तो वो ऐसा सैंपल लेगा जो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल को रिप्रेजेंट कर दे। अगर आपने ऐसा सैंपल लिया जो ढेर सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता बच्चों, तो आप एक बेकार इन्वेस्टिगेटर हैं। व्हाट इट? नॉन रैंडम सैंपल पहले तो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक का मतलब कोई टेक्निक नहीं है, इट इज टोटली एंड आर्बिट्रेरी मेथड। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज टोटली एंड आर्बिट्रेरी मेथड। तो आप यहां पे कोई खास हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, मतलब स्टैटिस्टिकल लॉ नहीं बन सकता कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। प्राइस बढ़ता है तो पीपल आर विलिंग टू बाय लेस, प्राइस गिरेगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसा आप लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी कॉम्पोजिशन यहां नहीं बोल सकते। तो ये आप बोल सकते हैं रैंडम नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एक और नाम हो सकता है बायस्ड सैम्पलिंग। लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं, टीचर विल फाइंड समथिंग न्यू। तो यू कॉल इट एज बायस्ड। बट बायस्ड अगेन हम बहुत ज्यादा किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने सैंपल गलत कलेक्ट कर लिया बच्चों, तो जो हमारा डेटा आएगा, जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो एकदम चौपट हो जाएगा। तो मेथड्स आर whom we consider best we'll take and whom we do not consider best we'll ignore। कोटा बना देंगे हम और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग कर लेंगे। तो कॉपी द मीनिंग चिल्ड्रन, फॉलोड बाय फीचर्स एंड फॉलोड बाय द मेथड्स। लिख दीजिए फास्ट। सो चिल्ड्रन, नॉन रैंडम में ये जो 3 मेथड्स हैं, इनमें आपको मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ना है, ठीक है? द फर्स्ट इज जजमेंट,
Here the choice will depend only on the judgment of the investigator कि ये किसको सेलेक्ट करेगा सैंपल में और किसको सेलेक्ट नहीं करेगा। कोटा के केस में हम पूरी पॉपुलेशन को सब डिवाइड कर देते हैं वेरियस ग्रुप्स में। अब आप बोलेंगे सर ये तो एकदम किसकी तरह हो गया बच्चों? इट इज एज गुड एज व्हाट? आंसर चिल्ड्रन, हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो इट इज एज गुड एज व्हाट? क्या लोगों को आवाज नहीं आ रही है? तो जब वेरियस ग्रुप में डिसाइड करते हैं कि कैसे किसको हम ग्रुप बनाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एज गुड एज व्हाट? Cluster. सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे जो क्लस्टर है ये किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक nth नंबर वगैरह पे नहीं चलेगा कि हर फिफ्थ को ले लें, या हम सो कॉल्ड कितने तरह से क्लस्टर बनाएंगे। लॉजिक कोई नहीं होगा क्लस्टर बनाने का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलेगा व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन पर्सनल जजमेंट। गॉट इट? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अगेन इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सैंपल को सेलेक्ट कर लेगा। तो तीनों जगह यहां पे जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो किसको दी जा रही है बच्चों? चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू whom? Investigate. इन्वेस्टिगेटर बेसिकली। तो इसको आप नॉन रैंडम भी बोल सकते हैं या इन्वेस्टिगेटर बेस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी बेसिकली। तो आप उसे भी लिख दें और इन तीनों को कॉपी करें। इन्वेस्टिगेटर बेस्ड सैम्पलिंग। तो तीनों मेथड्स में सिमिलैरिटी ये है दैट एवरीवेयर द सैंपल इज चोजन अल्टीमेटली बाय द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर ओनली। तो पहले में इन्वेस्टिगेटर जज करेगा अपने हिसाब से, दूसरे में कोटा बनाएंगे उसमें से सैंपल निकालेंगे। आई रिपीट, कोटा बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें से निकालेंगे सैंपल। ओके, जजमेंट में सीधे सैंपल निकलेगा, बट यहां पे पहले ग्रुप बनेगा फिर सैंपल निकलेगा। दोनों ही केसेस में कन्वीनियंस क्या कहते हैं चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर देखा जाएगा। कन्वीनियंस सैंपलिंग में हम सैंपल निकालेंगे डायरेक्ट, बट अपनी सो कॉल्ड कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई बहुत दूर ना जाना पड़े, अगल बगल ही हम डेटा का थोड़ा सा सर्वे कर लें। लाइकवाइज, कॉपी दिस चिल्ड्रन। So children, their meaning followed by merits, demerits, we'll be doing in the next lecture. Now, as per NCERT syllabus, children, सिर्फ आपको concept of sampling पढ़ना है, but ये तो बहुत ज्यादा है। Okay, so if it is not going to be tested at your school level, you can ignore, but CUET के लिए आप इसको ignore नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के कुछ स्टेट बोर्ड्स में बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्लास 12th में होता है, तो इसलिए वहां पे आपको ये सब कुछ पूछा जाएगा। ओके, तो जजमेंट सैम्पलिंग ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग द मीनिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन। मीनिंग के बाद आप इसका मेरिट डीमेरिट पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लें जजमेंट सैम्पलिंग। द मीनिंग इज चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, ये जो सिलेक्शन होगा ये डेलिब्रेट होगा और इन्वेस्टर के अपने आइडिया पे डिपेंड करेगा, और पूरी पॉपुलेशन में कितने लोगों को इसको लेना है ये डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेटर एक पोल लेता है, दैट इज ये जानना चाहता है कि कितने लोग किसकी साइड पे हैं, तो ये 50 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा आउट ऑफ 1500। अब ये 50 क्या सर हर तीसरा बच्चा या 30th बच्चा ऐसा कुछ दिया गया? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इसको 50 ठीक लगे कि भाई ये थोड़े से आईक्यू भी अच्छा है इनका, थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है और ये सही जवाब देंगे, तो इन्होंने अपना मेंटल जजमेंट किया और अकॉर्डिंगली लोगों को सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज जजमेंट सैम्पलिंग। समझ में आई बच्चों बात? चलन, बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, तो जजमेंट सैम्पलिंग डाल के ये प्लीज कॉपी आउट कर ले सब लोग। तो चांस ऑफ इंक्लूजन इज वेरी हाई एज वेल एज चांस ऑफ एक्सक्लूजन इज ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि मान लीजिए 1500 में 50 या किसी को भी लेना है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम जज हैं, डिसाइड करने वाले। समझ में आ गई बात? चलो Yes, sir. चलिए, तो इसको अपडेट कर लीजिए। ओके, वेरी क्विकली। Yes, sir. चलो बच्चों, तो मेरिट्स आर वेरी 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 इजी। सबसे पहला है कि भाई इट इज सिंपल एंड इजी मेथड, आपको बहुत ज्यादा झंझट वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं है।
It does not require any complicated technique or procedure. It is very 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 simple. बस आपको एक चीज इसमें अच्छी नजर ये आती है कि जो आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ये इन्वेस्टिगेटर को देखना पड़ेगा. सो आई कैन ऑल्सो से दैट इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू बी वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड चिल्ड्रन ही शुड बी ट्रेन्ड एनफ. समझ में आई बात? समझ में आई बात चिल्ड्रन? Yes, sir. एंड सो कॉल्ड अननेसेसरी जो भी हर्डल्स होंगे, दैट इज मेनी थिंग्स वुड बी देयर, जिसको हमारा ये जो इन्वेस्टिगेटर है ये कंसिडर नहीं करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज अवॉइडिंग इररेलेवेंट आइटम्स. जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेटर को एक सर्वे कंडक्ट कराना है या पोल कंडक्ट कराना है, चॉइस लेनी है किसी चीज की, तो 1500 में से वो 50 बच्चों को सेलेक्ट करेगा या 200 को सेलेक्ट करेगा, 300 को सेलेक्ट करेगा, कुछ भी होगा, वो इररेलेवेंट लोगों को बाहर कर देगा. वो उनकी एंट्री ही नहीं करने देगा. जो उसको लगेगा कि भाई थोड़ी बुद्धि रखते हैं, थोड़ा आईक्यू रखते हैं, मेरे को जवाब सही देंगे, मजाक नहीं बनाएंगे चीजों का, आई विल बी टेकिंग ओनली देम. सो दीज आर द मेरिट्स एज सच. अगेन क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेटर के बेसिस पे ही सब कुछ चल रहा है, वो जिसको चाहेगा उसको रखेगा और जिसको चाहेगा उसको नहीं रखेगा. अब इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है कि भाई क्रिकेट के बारे में ओपिनियन चाहिए, और इंडिया में जनरली बॉयज ज्यादा खेलते हैं क्रिकेट इन कंपैरिजन विद गर्ल्स एज सच, तो हो सकता है वो बॉयज से ही ओपिनियन ले, गर्ल्स से कोई ओपिनियन ले ही ना. या मान लीजिए कि बात की जा रही है टीचिंग करियर को लेकर. अब इंडिया में ज्यादातर फीमेल्स ही टीचिंग करियर को ऑप्ट करते हैं, मेल्स बहुत कम ऑप्ट करते हैं. तो अब यहाँ पे हो सकता है वो गर्ल स्टूडेंट्स का ओपिनियन ले, बॉयज स्टूडेंट्स को छोड़ दे. तो मेनी अ टाइम्स जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है बच्चों, वो बायस्ड हो जाता है ईदर टुवर्ड्स सम जेंडर और टुवर्ड्स समथिंग पर्टिकुलरली. तो दिस इज द डीमेरिट. हो सकता है देखने में तो इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, फेस वैल्यू थोड़ी हाई थी, बट बुद्धि से पैदल था, तो इसलिए उसने गलत लोगों का ओपिनियन ले लिया. तो एरर मे बी देयर इन जजमेंट. तो उसे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इसीलिए पहले लिख दिया गया है दैट इन्वेस्टिगेटर शुड बी इंटेलिजेंट एंड ट्रेन्ड. बच्चों मेरिट्स की हेडिंग्स लिखी आप सबने? Yes, sir. हेडिंग्स लिखी. चलिए मूविंग अहेड. नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड. नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड का मतलब जजमेंट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर डिफर कर सकता है. हो सकता है जो साइज हम ले रहे हैं सैंपल का वो सही हो सकता है ना हो. दैट्स वाई हम सही तरीके से नहीं बता सकते कि जो हमने सैंपल अपने जजमेंट से अपनी बुद्धि से लिया वो एकदम परफेक्ट था. इट मे बी, इट मे नॉट बी. ओके, तो डीमेरिट. अगले लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज कोटा सैंपलिंग. अगेन ये क्लस्टर बेसिस पे ही है, बट यहां पे क्लस्टर अपने हिसाब से बनाएंगे, किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से नहीं बनाएंगे. ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.